हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। चलिए आज हम देखते हैं हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत है ना दूसरा जो विभाजन है हिंदी भाषा के उद्भव विकास के संबंध में मध्यकालीन आर्य भाषा। आप सभी जानते हैं मध्यकाल का जो समय था कैसा था, है ना। मध्यकालीन आर्य भाषा जैसे प्राचीन आर्य भाषा को दो भागों में बांटा गया था, वैसी ही मध्यकालीन आर्य भाषा को तीन भागों में बांटा गया। मतलब इस युग में तीन भाषा की उत्पत्ति हुई, तब कहीं जाके हमारी जो हिंदी है जिसको हम राष्ट्रभाषा राजभाषा की दर्जा देते हैं, उस हिंदी की उत्पत्ति हुई। तो इसमें पहला आया पाली, दूसरा आया प्राकृत और तीसरा आया अपभ्रंश। मतलब देखिए हिंदी की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद आया लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद आया पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद खड़ी बोली हिंदी के रूप में हिंदी की व्युत्पत्ति हुई। तो पाली का अर्थ होता है पाल और पाल का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। इसका जो समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत जो भाषा है इसका जो समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश जो भाषा है, अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा पागड़ा सब, मिला जुला, दो या दो से अधिक भाषाओं का जो सब मिला जुला रूप होता है उसको अपभ्रंश कहते हैं। खिचड़ी जिसको बोलते हैं ना, खिचड़ी। तो इसका जो समय है 500 ईसा से जो है 1000 ईस्वी तक का जो समय है। पाली भाषा जो है ऐसा भाषा है जिसका प्रयोग महात्मा बुद्ध ने अपने समस्त अनुयायियों के साथ अपना विचार संप्रेषण करने व अपनी बात को रखने के लिए किया। तो पाली भाषा का जो समय है 500 ईस्वी पूर्व से है ना। यह बौद्ध धर्म की भाषा है क्योंकि अधिकांश बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। दीपवंश 4वीं सदी श्रीलंका में जो है पाली शब्द का प्रयोग किया गया और बुद्ध वचन के लिए हुआ। विधुशेखर भट्टाचार्य पाली की व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द के पंक्ति से जो है इस पाली की जो उत्पत्ति मानते हैं कि पंक्ति, पंक्ति, पति, पति, पल्लील और पाली, इस प्रकार से व्युत्पत्ति हुई है। भंडारकर पाली शब्द की व्युत्पत्ति प्राकृत से मानते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो पाली शब्द की उत्पत्ति प्राकृत, पाकट, पाड, पाल और पाली से हुई है। और वैसे ही कोसंबली नामक बौद्ध विद्वान का मत है कि पाली शब्द का संबंध है ना, पाली शब्द का संबंध पाल से पहले ही बताया, जिसका अर्थ होता है रक्षा करना, है ना। तो बौद्ध धर्म का जो एक उपदेश के जो सुरक्षित भाषा थी और इसी कारण पाली की जो व्यापक रूप में प्रचार प्रसार हुआ और बहुत ज़्यादा जो है पाली भाषा का प्रयोग हुआ। आज पाली भाषा के प्रदेश के संबंध में मतभेद रहते हैं। श्रीलंका के बौद्धों की धारणा है कि वह मगध की बोली है, तो ग्रियर्सन ने इसे मागधी बोली मानते हुए इस पर पैशाची का प्रभाव स्वीकार किया था। मतलब इस पर पैशाची भाषा का प्रभाव है, उन्होंने स्वीकार किया और माना। तो वैसे ही कई प्रकार के जो विद्वान हैं, सभी विद्वान अपने अपने मतानुसार इसके प्रभाव और इस पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में अपना अपना विचार व्यक्त किए हैं। तो पाली साहित्य के अंतर्गत संपूर्ण बौद्ध साहित्य आता है जो मूलतः पीटक साहित्य एवं अनुदित अनुपाटिक साहित्य में विभक्त है। पीटक साहित्य के अंतर्गत त्रिपीटक ग्रंथ साहित्य में विभक्त है। पीटक है ना, सत्तु पीटक, विनय पीटक एवं अभिधम्म पीटक है।
जबकि अनुपीठक साहित्य के अंतर्गत बुद्ध घोष की अटकथाओं की गणना होती है। जातक, धम्पद, मिलिपदोह, पितवंश, महावंश एवं बुद्ध घोष की अटकथाएं पाली साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं। पाली साहित्य का रचना काल मोटे तौर पर कहें तो 500 ईसा पूर्व से जो है अब तक माना जाता है। पाली की जो वैकरणिक विशेषताएं हैं कि पाली के वैकरणिक कच्चावन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियाँ थी, जबकि दूसरे वैकरणिक मोगलान के अनुसार पाली में 43 ध्वनियों का उल्लेख मिलता है। दूसरी जो विशेषता है कि पाली में ह्रस्व ए और ह्रस्व ओ दो नए स्वर जो है विकसित हो गए थे, किंतु ए और अ स्वर नहीं आए। तीसरी जो विशेषता है ऋषिक री और ली यहाँ पूर्णतः समाप्त हो गए थे, किंतु कुछ कुछ ध्वनियाँ हैं, है ना, वो जो है विद्यमान थी। वैदिक और लौकिक संस्कृत में तीनों स, सरोतक स, सप्तर के स और षटकोण के श थे, किंतु पाली में केवल एक ही स, वो स है सरोतक स। सरोता के स का जो है वो प्रयोग मात्र जो है वो प्रचलन में था। पाली भाषा में घोषीकरण की प्रवृत्ति अधिक है, जिससे अघोष ध्वनियां घोष ध्वनियों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक वैसे ही पाली भाषा में कहीं कहीं महाप्राण ध्वनियों का परिवर्तन ह में हो गया, जैसे रुधिर का रोहिर हो गया, भवती का होती हो गया, है ना। इस प्रकार से एक पाली भाषा की व्याकरणिक विशेषता है। समीकरण की प्रवृत्ति पाली में अधिक मिलती है। इस प्रवृत्ति के कारण बाद वाले जो ध्वनि पहले वाले ध्वनि को अपने जैसा बना लेती है। जैसे मार्ग का मग्ग हो गया, सर्व का शब्द हो गया, निम्न का निग्न हो गया, धर्म का धम्म हो गया। तो ये पाली भाषा की व्याकरणिक विशेषता है। इसके बाद दूसरा जो आता है वो है आपका प्राकृत। प्राकृत वो भाषा है ना। तो पाली के बाद दूसरा जो भाषा है वो है आपका प्राकृत। और ऐसा प्राकृत जो हिंदी भाषा के व्युत्पत्ति व हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इसी से जो है हिंदी भाषा के उद्भव व विकास की जो शुरुआत है वो प्रारंभ होता है प्राकृत भाषा से। प्राकृत के अंतर्गत बहुत से भाषाओं में जो है परिवर्तन आया। प्राकृत भाषा इसका समय अपन लिखे भी हैं 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का समय है। विद्वानों का एक वर्ग मानता है इस बात को कि ये जन भाषा का एक संस्कार करने वाला संस्कृत बनाई गई, अतः जन भाषा प्राकृत भाषा थी, आम जनता की भाषा थी। संस्कृत नाटकों में निम्न श्रेणी के पात्र जो है इस भाषा का प्रयोग किया करते थे, इसलिए इसको जन सामान्य की भाषा या छोटे या निम्न पात्रों की भाषा के रूप में जो है हम इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। तो प्राकृत जो भाषा है वो ऐसा भाषा है जो निम्न पात्रों के द्वारा प्रयोग में लाए जाते थे। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने प्राकृत भाषा को संस्कृत के पाली प्राकृत अपभ्रंश की परंपरा की भाषा मानते हुए पाली और अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना तथा इसे द्वितीय प्राकृत कहा गया। और इसी प्राकृत भाषा के क्षेत्रीय आधार पर कई भेद किए गए, कई प्रकार आए, जिसमें सौतेनी प्राकृत, पैसाची प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, मागधी प्राकृत, केकय प्राकृत, टक प्राकृत, खस प्राकृत और ब्राह्मण प्राकृत। और इन्हीं प्राकृत भाषाओं से
हमारे हिंदी के विविध जो उपभाषाएं हैं, विभाषाएं हैं और जो बोलियां हैं, उन बोलियों की जो उत्पत्ति हुई है। और तीसरा जो आपका आता है अपभ्रंश, जिसका जो समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसको मानते हैं, अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश जो है ऐसा भाषा है, इससे भी जो हिंदी की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि अपभ्रंश के अंतर्गत इसका भी बहुत से क्षेत्रीय भेद किए गए, है ना। प्राकृत जो सर्वस्व नामक ग्रंथ है ना, वो जब प्रचलन में था, उसके बाद अपभ्रंश आया और अपभ्रंश से जो है हिंदी की उत्पत्ति हम स्वीकार कर सकते हैं। इसको भी कई इनका जो है क्षेत्रीय भेद हुए, जिसमें सौरसेनी अपभ्रंश, केकत अपभ्रंश, टक अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, है ना, और है आपका मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। और इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से जो है हिंदी की उत्पत्ति या हिंदी की अनेक जो भाषा है, उपभाषा है, उनकी जो उत्पत्ति हुई है। जिसे सौरसेनी अपभ्रंश से आपका पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, इसकी उत्पत्ति हुई है। केकय अपभ्रंश से लहंदा, टक अपभ्रंश से पंजाबी और ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा की उत्पत्ति हुई है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली व जो उड़िया भाषा की उत्पत्ति हुई है। और आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती, इन भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। तो ये हुआ हमारा आज का मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार की भाषाओं का अध्ययन हमने किया। ठीक है।